और नमस्कार, ओपन विंडो में आपका स्वागत है। मैं मंजीत गौतम हूं और आज फ्रेम में जिनको आप देख रहे हैं उनका नाम वजिंदर सिंह है। बेसिकली रोहतक से हैं और आज स्पेशल इंटरव्यू करने का जो उद्देश्य वो ये है कि इन्होंने अभी हाल ही में एक 73 दिन की पूरे भारत की यात्रा निकाली और उस यात्रा में स्पेशल और ख़ास बात ये रही कि वो बाइक से निकाली। एक जॉबलेस टीचर हैं, कोरोना काल में नौकरी चली गई थी, लेकिन फिर भी इनके अंदर एक आइडिया आया कि क्यों ना पूरे भारत को घूमा जाए और भारत के जो अलग अलग रंग हैं उनको देखा जाए। वजिंदर सिंह आज जींद में हैं हमारे साथ और ख़ास दोस्त भी है मेरे, तो उनसे पूरी यात्रा के बारे में पूछते हैं कैसे वो आइडिया आया और कैसे उसको इम्प्लीमेंट किया, किस तरह की अटकलें आई और हिंदुस्तान को प्रैक्टिकली जाके सड़कों पे गांव में जाके देख के उनको कैसा लगा। वजिंदर, स्वागत है आपका। थैंक यू मंजीत भाई, थैंक यू। तो वजिंदर, पहला सवाल तो यही है कि हम जैसे जो मिडिल क्लास से भी कम लोग, उनके दिमाग में ये आइडिया आता ही नहीं, और आइडिया आता है तो उसको लागू कैसे करें? देखिए, बिल्कुल भी फ्रैंक ईमानदारी से मैं बताऊं, मेरे दिमाग में भी ऐसा कोई आइडिया नहीं था कि भाई मैं इतनी दूर तक जा पाऊंगा। मेरे को भी बस ये था घर में पड़े क्योंकि कोरोना काल में सब लोग घरों के अंदर कैद थे। तो मैं भी जब जॉबलेस हुआ तो उसके बाद ज़्यादा दिन घर में टिक नहीं पाया। तो जैसे ही मुझे मौका मिला तो मैं निकला और मुझे सिर्फ ये था कि मैं कुछ दूर तक, चाहे वो यूपी बिहार तक ही जा पाऊँ और लोगों के बीच में जा कर के मुझे बातचीत करनी चाहिए। उसके बाद चीज़ें जो है अपने आप जुड़ सकती हैं। ये बताइए, आपके दिमाग में आइडिया आया, आपने घर वालों से डिस्कस किया होगा, घर वालों का पहला रिएक्शन क्या था? ये सवाल बहुत लाजमी है। पहला रिएक्शन जो है वो यही था, क्योंकि मेरी 4.5 साल की बेटी है गीत, उसका भी ये कहना, पापा जो है मैंने पिज्ज़ा भी खाना बंद कर दिया है क्योंकि कोरोना है। तो उनका कहना यही था कि घर से निकलते ही कोई दैत्य बैठा हुआ है कोरोना नामक, वो पकड़ लेगा। एक वक्त जब कोरोना शुरुआत में आया था तो पूरा भयानक रूप था, तो बहुत डरे हुए थे लोग, बहुत डरे हुए थे, क्योंकि आपके हर कॉलर टून पे, आपके क्या नाम है टीवी पे, आपके न्यूज़पेपर्स में, आपके अड़ोस पड़ोस में चर्चाएं जो थी वो सिर्फ और सिर्फ कोरोना को लेकर के थी। इसलिए बहुत बड़ा एक दिमागों के अंदर सेट हो रखा था कि जैसे ही आप निकलेंगे आपको कोरोना जो है पकड़ लेगा। तो घर वालों का भी यही प्रतिक्रिया थी कि भाई क्या नाम, आप मत जाइए, कोरोना जो है वो उसकी वजह से आपको नुकसान होगा, आप कुछ हो जाएगा तो हम कैसे सर्वाइव करेंगे, आपके बगैर रह नहीं पाएंगे। परंतु जैसे तैसे उनको कन्विंस किया। उसमें मैंने हर कहीं बताया है कि भाई अमिताभ बच्चन की बीमारी ने उसमें मेरा सहयोग किया, उसमें जो है मीडिया ने एक सहयोग किया। अमिताभ बच्चन को जब कोरोना हुआ तो 24 घंटे दिखाया कि भाई वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। तब मैंने कहा कि भाई जब मुझे कोरोना होगा, मुझे कितना ही प्यार करते हो, मुझे कमरे में बंद कर देंगे और कमरे में बंद करके खाना भी नीचे से पकड़ाया जाएगा, तो वो प्यार जो है एक साइड रखा जाएगा। चलिए एक बात बताइए फिर जी, आपने जाने के लिए जो तैयारियां की, बाइक आपके पास कौन सी थी? मेरे पास CD डिलक्स, हीरो होंडा CD डिलक्स है, 12 साल बेसिक बाइक है, बेसिक बाइक है और वो भी 12 साल पुरानी है। 12 साल तो कोई प्री प्लान नहीं था, कोई पहले से तैयारी नहीं थी, परंतु बस क्योंकि बाहर जाना था, लोगों से मिलना था। एक बात बताइए मुझे, जैसे जब आपने प्लान किया टूर, तो जो खर्च था 10, 20, 50 हजार, लाख रुपए, जो भी आपका बजट रहा होगा, जी जी, जब आप उसको इकट्ठा कर रहे थे तो आपके दिमाग में कुछ ऐसा नहीं आ रहा था कि भाई ये जो मैं खर्चा हिंदुस्तान को घूमने में कर रहा हूँ वो उसको अपने घर में किसी चीज़ के लिए लगा लूँ, अपने बच्चे के लिए लगा लूँ, अपनी वाइफ को, अपने माता पिता को, किसी को भी दे दूँ? देखिए, क्योंकि जब आप जॉबलेस हो गए थे, क्योंकि जब सेल्फ सेटिस्फैक्शन जो होती है, अंदर से जो एक सेटिस्फाइड होने की जो एक बात होती है, वो पैसा और सारी चीज़ें नहीं देखती है, दूरगामी चीज़ें नहीं देखती है। मुझे बस ये था कि मैं घर में पड़े जो है बोर हो रहा हूँ, मैं फ्रस्ट्रेट हो रहा हूँ, मुझे बाहर जा कर के लोगों से बात करनी है। तो इसलिए मेरे को बाकी चीज़ें ध्यान में नहीं आई कि भाई मेरे को 3 महीने की इकट्ठी जो सैलरी मिली है जब मैं जॉबलेस हुआ हूँ, उसको घर के लिए यूटिलाइज करूँ, कुछ और करूँ। मैंने कहा कि उसके लिए तो बाद में कुछ ना कुछ मैं जब वापस आऊँगा, कोई काम शुरू करूँगा तो उससे जो है चल जाएगा। मतलब नई उम्मीद, नई जिंदगी। टोटल जी। कितना खर्च हो गया पूरी यात्रा में? पूरी यात्रा में टोटल मेरा 35-36 हज़ार के आसपास जो है वो खर्च हुआ है। यात्रा 73 दिन की? यात्रा 73 दिन। 73 दिन में आपका
35,000 अप्रोक्सीमेट 35,000 या 35,000 40,000, हाँ 40,000। 35,000 जो है मेरा खर्च हुआ। लेकिन एक बात थोड़ी सी समझ नहीं आ रही, आइडिया एकदम से तो नहीं आता। आप बचपन से आप किताबें पढ़ते होंगे और किसी तरह का जी शौक होगा, बिल्कुल, दूसरों को आइडिया follow मेरे को करते होंगे। वहीं से है, क्योंकि मैं गुरुद्वारे में मेरी परवरिश हुई है, 10th तक वहाँ पढ़ा हूँ मैं। बाबा नानक को मैंने बहुत नज़दीक से पढ़ा है। तो कुरीतियों के खिलाफ, अंधविश्वास के खिलाफ जिस तरीके से लोगों को जागरूक करने के लिए उन्होंने पैदल यात्रा की, उस समय की मांग थी। उसके बाद जैसे चे गवेरा ने बाइक यात्रा की, क्योंकि वो उस समय की मांग थी। भगत सिंह ने जन जन को जो है जागृत करने के लिए एक रास्ता अपनाया, वो उस समय की मांग थी। वो तीनों ही क्योंकि मेरे आइडियल हैं, तो इसीलिए ये यात्रा मैंने सोचा कि भाई ऐसे विपरीत माहौल में लोगों में एक आशा की किरण जगा पाऊँ, तो मैंने शुरू की। तो फिर आप किस तारीख को चले थे रोहतक से? 26 जुलाई को मैंने ये यात्रा शुरू तो की। 26 जुलाई को जब आप घर से चले, जी 100-200 किलोमीटर जाने के बाद दिमाग में किस किस तरह के ख्याल आ रहे थे? वापस चला हूँ, घर वालों के फ़ोन आ रहे थे, या कुछ क्या हो रहा था? जब लगभग मैं नोएडा के आसपास पहुंचा हूं मैं, पीछे से घर वालों के कॉल आने शुरू हुए। एक फ़ोन आया, मैंने कहा कि नहीं अब मैं निकल चुका हूं, मैं वापस जा रहा हूं। तब उन्होंने किसी अन्य का कॉल करवाया। कॉल था वो डॉक्टर सतपाल खोखर हैं, जो एग्रीकल्चर पे कुछ काम हमारा कर रहे बेटा हमारी मानता नहीं, आप ही कर लो बात हाँ, उनसे। तो उन्होंने इस तरीके से मेरे से बात किया कि आप शायद जॉबलेस हो गए हैं, तो आपको जॉब की ज़रूरत है, शायद इसलिए आप निकले हैं। मेरे पास जो है कंप्यूटर ऑपरेटर की ज़रूरत है, आप वापस आइए। और मतलब आपको जॉब ऑफर हो रही थी? जॉब ऑफर, मैं 200 किलोमीटर गया हूँ, मेरे को जो जॉब ऑफर। लेकिन दिमाग में चल रहा था वही जो घूम रहे हैं हिंदुस्तान। हाँ, तब मैंने फिर उनको कहा कि नहीं, मैं 5-6 दिन, मैंने तब उनको ये नहीं कहा कि मैं हिंदुस्तान घूम के आऊँगा, तब मैंने ये कहा कि मैं 5-6 दिन तो जो है घूमना चाहता हूँ, उसके बाद मैं वापस आऊँगा। तो 5 दिन के लिए उन्होंने मुश्किल से हामी भरी, और उसके बाद जैसे जैसे दिन बढ़ते गए उनका कॉल आता गया, और मैं जो है अगले 5 दिन उसमें जोड़ता चला गया। जी, तो ये इस तरीके से। तो जो 73 दिन का पूरा आपका जो एक तरह से टूर रहा, वो पहले प्री प्लान था या 73 दिन बढ़ते गए, आज आप यहाँ आइए, आज आप यहाँ आइए, आज आप यहाँ आइए? देखिए, आप क्या मान के चले थे? मैं मान के चला था कि मैं मैक्सिमम, क्योंकि मेरी छोटी बाइक थी, आमतौर पे जो मेरे दिमाग में था या मैं लोगों को देखता था कि बड़ी बाइक पे हाईवे या फिर बुलेट जैसी बाइकों पे लोग यात्राएं करते थे। दिखते हम लोग हाईवे पे। तो इसीलिए मुझे भी यही था कि भाई मेरी बाइक इतनी दूर नहीं जा पाएगी। और मेरी बाइक पे जब ऑल इंडिया बाइक टूर लिखा गया, तो उसके बाद तो लोगों ने भी कहना शुरू कर दिया कि नहीं, ऑल इंडिया बाइक टूर नहीं होता है। ऑल इंडिया बाइक टूर कैसे लिखा? मैं मथुरा में पुलिस चेकिंग चल रही थी, और चेकिंग के दौरान पुलिस ने कागज़ देखने के बाद कहा कि भाई छोटी बाइक पे यहाँ इतनी दूर क्या कर रहे हो कोरोना काल में। तो आपने कोई परमिशन लिया हुआ था? नहीं, मैंने कुछ परमिशन नहीं लिया हुआ था, बस ऐसे ही जो है घर से निकल गया था। तो पुलिस वालों ने मुझे कहा कि भाई ऐसे तो आपको बार बार रोका जाएगा, आपको जो है इसके ऊपर कुछ लिखवा लेना चाहिए। तो मैंने कहा कि भाई मैं अपने कम से कम खर्च में, कहीं क्योंकि किसी से डोनेशन नहीं ले रहा था, कहीं से फंडिंग नहीं थी, तो मैं अपने खर्च से चल रहा था। तो मैंने कहा अगर मैं मिनिमम खर्च पे ये यात्रा पूरी करना चाहता हूँ, इसलिए मैं एक्स्ट्रा खर्च कोई नहीं कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि फिर हम आपकी ये मदद कर देते हैं, क्योंकि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं। तो पुलिस वालों ने मुझे, आपका स्लोगन क्या रहा था उसमें? मेरे स्लोगन थे शिक्षा स्वास्थ्य हो गुणवत्तापरक और सिर्फ सरकारी, किसान बचाओ खेती बचाओ, हर हाथ को काम, काम का पूरा दाम, और नो सुसाइड, फाइट फॉर लाइफ। इन मुद्दों को लेकर के मैंने ये यात्रा की, जिसमें साथ में जो है सांप्रदायिक सद्भाव और पर्यावरण बचाओ भी जुड़ गया। चलिए यात्रा पे ही बात करते हैं। जब पहले दिन आप निकले घर से, पहली रात्रि का ठहराव कहाँ रहा? पहली रात जो है मेरी वृंदावन में थी। वृंदावन में मैं लगभग 9:30 बजे के आसपास पहुंचा हूं। जगह जगह मैंने तलाश की कि मेरे को कहीं रात्रि ठहराव मिल जाए, कोई लॉज मिल जाए, छोटा मोटा कोई लॉज मिल जाए, कोई मंदिर मिल जाए, क्योंकि मुड़ा भी, मैं मथुरा जा रहा था, मैं वृंदावन में मुड़ा भी इसलिए था क्योंकि धार्मिक जगह है, मेरे को आराम से धर्मशाला या कोई वो मिल जाएगी। परंतु उस टाइम देश में लॉकडाउन था। हाँ, वो लॉकडाउन था तब के नवंबर पर। मुझे ना कोई मंदिर मिला, ना कोई धर्मशाला मिली। बाहर जो है एक चबूतरे पे मुझे रात काटनी पड़ी। सुबह उठ के मैंने कहा अगर जी मुझे नहाना है, धर्मशाला वाले ने कहा कि भाई उसमें यमुना में जाके नहा लो। अच्छा। यमुना में जाके देखा तो हालत बहुत खराब। मैं गया हूँ वृंदावन, मैंने भी देखा वहाँ की हालत बहुत खराब। तो क्या नाम है, फिर मैं उस दिन नहीं नहा पाया, मतलब अगले दिन सुबह नहीं नहा पाया। रात भर जो है मुझे किसी चीज का डर नहीं था, क्योंकि मैंने साथ में लैपटॉप भी ले लिया था, पता नहीं क्यों, मुझे नहीं पता। वो डेटा स्टोर करने के लिए कई चीजें, मुझे यही था शायद मेरे फोन में हो सकता है स्टोरेज कम हो जाए तो मैं उसको चेंज कर पाऊँ। वो ले लिया, और मुझे सिर्फ डर और सिर्फ उसी का था, अगर कोई उठा ना ले जाए मुझे। रात को आपको अपनी जान का डर नहीं था, आपको बाइक का और लैपटॉप का और फोन का डर था। ये 3 चीजों का डर था जी। गुड। तो फिर चले वहाँ से फिर अगले दिन जो है मैं चला हूँ, और पहले तो मुझे वृंदावन में ही मैंने शुरुआत की है।
चाहे वो नाविक से बात करने की कि भाई किस तरीके की ज़िंदगी कोरोना काल में चल रही है, सरकार की तरफ से क्या मदद मिल रही हैं, और आसपास के लोगों से गाँव में जो है बातचीत करने का एक प्रयास मैंने किया। और दोपहर तक जो है ये सारी चीज़ें करके आके फिर मैं मथुरा में पहुंचा हूँ। मथुरा में मैंने एक लॉज लिया है, वहाँ पे धर्मशाला ली है, सॉरी। उन्होंने कहा कि आम दिनों में जो है हम ये 500-600 रुपये में देते हैं, परंतु अब लॉकडाउन में क्योंकि हमारी हालात खुद की बहुत पतली हो गई हैं, तो सिर्फ बिजली का खर्च निकल जाए इसीलिए हम आपको 150 रुपये में कमरा दे रहे हैं। मतलब कृष्ण जन्मभूमि मंदिर जो है उसके जस्ट सामने मुझे 150 रुपये में धर्मशाला का जो कमरा है वो मिल गया। वहाँ स्नान वगैरह किया, उसके बाद कपड़े चेंज करके मैं मंदिर देखने के लिए गया हूँ। शहर को मैंने देखने का प्रयास किया है। चलिए आप हम थोड़ा सा इसको एक क्वेश्चन वैसे मैं डाल देता हूँ बीच में, मेरे दिमाग में चल रहा था जी। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप क्यों इतना पैसा लगा के क्यों गए हो, क्यों गए, आपके दिमाग में ऐसा क्यों है? मेरे दिमाग पैसा में वेस्ट किया आपने? पैसा वेस्ट करने की जो बात है, क्योंकि देखिए पैसा तो पहले भी कमाया है, आगे भी कमाया जा सकता है, परंतु घर में पड़े रह के हर टाइम फ्रस्ट्रेट होते रहना, एक ही चीज़ को सोचते रहने की बजाय मुझे लगा कि लोगों के बीच में जाके के कुछ बातचीत की जाए, वो बड़ा ये जो तरीका है आपका, क्या ये हरियाणा के कल्चर में इस तरह की हैं, लोग उनको एक्सेप्ट करते हैं? अभी मैंने आपको बड़ौदा में भी देखा था, बड़ौदा में उपचुनाव, वहाँ भी आप गए थे, लोगों को वो माइक लेके बता रहे थे कि तो क्या ये चीजें आपको अजीब नहीं लगती? आपको नहीं लगती, आपके घर वालों को, आसपास वालों को लगती नहीं, है? और जब सभी वो को बोलते अजीब लगती वो है। बोलते हैं तो आपका क्या रिएक्शन रहता है? देखिए लोगों ने क्योंकि जब मैं हरियाणा से बाहर था तब तो एक तरीके से उनके लिए मैं अजूबा था, क्योंकि कोरोना काल था, छोटी बाइक थी और अकेला मैं दुबला पतला लड़का था, क्योंकि ग्रुप में आमतौर पर ऐसी यात्राएं होती हैं, तो उनके लिए एक तरीके से हैरानी का और जिज्ञासा का विषय था। तो इसलिए वो लोग इकट्ठा होते, जुड़ते, देखते आते, जैसे आमतौर पे हमारे यहाँ हाथी आ जाए तब देखने आते ना कि भाई क्या आ गया है। तो वैसा जो मतलब आप आते थे तो उनके लिए मैं उस टाइम पे वैसे ही चीज़ थी, कोई चीज़ भाई कोई नई चीज़ मतलब हाथी या जेसीबी जो भी लोग उमड़ पड़ते हैं देखने के लिए। आजकल बिहार में जैसे इलेक्शन है तो लोग हेलीकॉप्टर देखने उमड़ पड़ते हैं, ऐसे ही मुझे देखने उमड़ पड़ते थे गाँव वाले कि भाई पता नहीं कौन ऐसा सिरफिरा है जो ऐसे दौर में आ गया है। परंतु हरियाणा में बड़ौदा में जहाँ गए थे तो वहाँ क्या लगा? बड़ौदा में वैसी उतनी संख्या में लोग नहीं जुड़ पाए, इसलिए फिर वो जो माइक था उसका सहारा लिया, उसकी आवाज़ सुन के भी पता नहीं क्या हो रहा है। बड़ौदा में वो होगा ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। हाँ बिल्कुल, जो मैंने यूपी में ही एक पत्रकार को जवाब दिया था, घर की मुर्गी दाल बराबर, वो यहाँ आने के बाद मुझे वैसे हमारे कई सवाल बीच बीच में मिक्स हो रहे हैं। ये एक तरह की कॉन्वर्सेशन है कि क्या हुआ आपके साथ, कहाँ कहाँ आप गए, बड़ौदा में भी गए थे, उसके बारे में भी हमने पूछा। तो मैं आपको फेसबुक पे फॉलो कर रहा था, देख रहा था, आप पोस्ट डाल रहे थे, लाइव भी आ रहे थे। तो खासकर जो बिहार आप गए, मध्य प्रदेश गए, वहाँ के जो आप ग्रामीण इलाकों में गए और यहाँ से शुरू हुए थे जब, तो आपको कोई मतलब कॉल नहीं आया लोगों का, जब धीरे धीरे आप फेसबुक पोस्ट डाली तो लोगों ने आपको बुलाया, आइए हमारे यहाँ आइए। तो उन लोगों से मिलके उनकी भाषा, बोली, पहनावा, खान पान, आपको क्या उनमें फ़र्क आया, हमारे लोगों में और उनमें क्या? देखिए जब मैं यूपी के अंदर था, पूरा यूपी मैंने कवर जो है हाईवे पे किया है। लगभग कौन कौन से जिले थे जो आपको याद हो? तो यूपी का जो है, क्योंकि मैं वृंदावन, मथुरा, आगरा से जो है इटावा से जो है कानपुर, इलाहाबाद, इस रास्ते से जो है मैं निकला हूँ। तो पूरा जो है, क्योंकि लोगों की आमतौर पे गाइडलाइंस थी कि भाई मैं हाईवे से दूर ना जाऊँ, देर शाम जो है सफ़र ना तय करूँ, वो सुरक्षा दृष्टि से उन्होंने किया। तो मुझे जो है ज़्यादा सा डिफरेंस हरियाणा और यूपी के अंदर नज़र नहीं आया, क्योंकि वैसे ही चकाचौंध हाईवे के आसपास थी। परंतु वाराणसी क्रॉस करते हुए मुझे लगा कि भाई मैं जब बाकी गाइडलाइंस फॉलो नहीं कर रहा हूँ तो ये भी क्यों मैं फॉलो करूँ, और अगर असल भारत देखना है तो मुझे दूर हाईवे से जाना पड़ेगा। और तब मैं दूर गया हूँ, तब मुझे दिखना शुरू हुआ वो असल भारत, कि लोगों के पास रोजगार नहीं है, घर जो है। यूपी कैसा लगा? यूपी मैंने बताया कि वाराणसी से पहले तो हरियाणा जैसा ही लगा, अच्छे सुंदर साफ सुथरे घर, क्योंकि मैं हाईवे से दूर नहीं जा रहा था। हाईवे के आसपास वही अच्छे उनके कपड़े, अच्छा उनका रहन सहन, वो सारी चीज़ें सिमिलर मेरे को दिखाई दी। परंतु जैसे ही वाराणसी सारनाथ से मैंने अप्रोच लिया चंदौली जाने के लिए, तब जो है फिर वही टूटे हुए घर, वही जो है झोपड़ी पट्टी वाले घर, एक उस झोपड़ी के अंदर जो है 4-4 परिवार, उनमें शौचालय तक की सुविधा नहीं। गांव के बाहर जो है लिखा हुआ खुले में शौच मुक्त गांव, परंतु वाकई में जब अगर जाके देखा जाए तो उन घरों में मुझे शौचालय कहीं दूर दूर तक नजर ना आए। और मतलब ऐसे हालात। मध्य प्रदेश में जब गए?
मध्य प्रदेश तो बहुत बाद की बात है, उससे पहले अगर मैं बिहार की बात करूँ, झारखंड यूपी से आप डायरेक्ट बिहार गए? कहाँ गए? बिहार गया मैं, बिहार, झारखंड, उसके बाद बंगाल, फिर उड़ीसा। बंगाल गए? हाँ, बंगाल गया मैं। तो इन स्टेट्स में देखा मैंने कि हमारे यहाँ पे 50 साल पहले खुले में पानी पीना, यानी कि तालाबों में पानी पीना बंद किया हुआ है, परंतु वो लोग आज भी उन तालाबों के अंदर पानी पी रहे हैं। और हमारे यहाँ बताते हैं कि जब पानी पीते थे तो वो तालाब बहुत सुंदर और साफ होते थे, तो वहाँ कैसे हालात? परंतु वो तालाब जो है, हमारा जो यहाँ का तालाब है उससे 4 गुना छोटा जो है वो तालाब। उधर घर में तालाब होने का जो एक कल्चर है, नहीं, घरों में इतने तालाब नहीं है, वो किसी के पास जो है, बंगाल हो चाहे वो झारखंड हो चाहे वो हो, जो रिच फैमिलीज हैं, जैसे पहले यहाँ पे कुआं होता था घर के अंदर, वैसा ही उनके पास जो रिच फैमिली हैं उनके पास है। बट क्या नाम, ग्रामीण इलाकों में जो गरीब परिवार हैं उनके अंदर नहीं है वो एक तालाब सार्वजनिक तौर पे है, और वो भी रोड साइड पे। उसी में महिलाएं खुले में स्नान कर रही हैं, वहीं पे जो है बर्तन धोए जा रहे हैं, वहीं पे कपड़े धोए जा रहे हैं, वहीं पे पानी पिया जा रहा है, पीने के लिए ले जाया जा रहा है। मतलब ये हालात मैंने देखा तो निश्चित तौर पे एक टाइम पे तो रोना आता है। अगर भाई आज भी इस देश के अंदर जब शाइनिंग इंडिया या फिर इनक्रेडिबल जो है इंडिया के बाद स्लोगन्स दिए जाते हैं, तो वो जो है कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं देता है। चलिए विजेंद्र जी, हम इंटरव्यू को अभी थोड़ा सा शॉर्ट कर लेते हैं जी। कुछ एक सवाल हैं जो लिखे हुए हैं, मैं आपसे पूछ लेता हूँ। ये आपने यात्रा कब से कब शुरू की? मैंने 26 जुलाई से ये यात्रा जो है 26 जुलाई 2020 और फिर 6 अक्टूबर 2020 को मैंने इसका रोहतक के अंदर समापन। कुल कितने दिन आप गए? मैं 73 दिन इस यात्रा में गया हूँ। और कितने स्टेट और 12 स्टेट मैंने जो है इसमें कवर किए हैं, और 84 जिले और 930 गांव जो है इसमें मैंने कवर किए हैं। 930 गांव? जी। और 24,000 से 25,000 के बीच में लगभग जो है डायरेक्ट मैं लोगों से मिला हूँ, जिसमें यूथ भी है, किसान भी हैं, वो महिलाएं भी हैं। स्टेट कौन कौन से थे आपके? स्टेट जैसे मैं हरियाणा से चला हूँ तो दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से मैंने फिर यू टर्न लेना शुरू किया, तो फिर छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, राजस्थान होते हुए फिर वापस हरियाणा में हम आ गए। ओके जी। तो जो आपका रोज का शेड्यूल था वो क्या था? कैसे सुबह जो है मैं प्लान बनाया था या वैसे ही चलता रहता था? नहीं, कोई प्लान नहीं था, बस ये था क्योंकि सुबह कुछ काम होता नहीं था तो क्या ना मैं मॉर्निंग वॉक के लिए निकल जाता मैं, क्योंकि मॉर्निंग टाइम में जिस भी गांव में ठहरता या जहाँ पे भी मैं ठहरता, जब निकलता तो लोगों में उत्सुकता होती कि यह अजनबी आदमी हमारे गाँव में क्या कर रहा है। तो वो अपने आप जो है एक तरीके से सवाल करते कि भाई आप कौन हो, क्या क्यों घूम रहे हो, तो एक बातचीत का एक प्लेटफॉर्म मिल जाता। तो इसलिए हमेशा जहाँ पे भी मैं ठहरा सुबह जल्दी, क्योंकि उठने की मुझे पहले से ही आदत है स्कूल टाइम से ही, तो मैं निकलता और लोगों से एक चर्चा जो होती और उस आसपास के माहौल को समझने में आसान नहीं रहती। उसके बाद जो है लगभग नाश्ता वास्ता करके मैं 8:30-9 बजे के बीच में आगे का सफ़र तय करता। तो 2 तरीके की मेरी जो है मीटिंगें हो रही थी, कुछ औपचारिक हो रही थी, कुछ अनौपचारिक हो रही थी, ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज दोनों तरीके की जो है। इस बातचीत में हम विजेंद्र सिंह के साथ चर्चा कर रहे हैं, जो 73 दिन हिंदुस्तान घूम के आए हैं, लगभग 12 स्टेट वो घूमे हैं, और सारी यात्रा बाइक से उन्होंने की है। रोहतक के रहने वाले हैं, जो एक्सपीरियंसेस उनके हैं वो हमसे शेयर कर रहे हैं ओपन विंडो के थ्रू। तो विजेंद्र, जो अगला सवाल है मेरा, आमतौर पर जो आप वहाँ यहाँ दिल्ली से निकलने के बाद या फिर यूपी से निकलने के बाद आपसे लोग जुड़ते गए, जब रात को आप लोगों के घर रुकते थे तो उनका कैसे मेहमान नवाजी होती थी? क्या आपको खाने को मिलता था? कहाँ कैसे सोने को, क्या चीज़ें थी? जब मैं क्योंकि यूपी मैंने पूरा कवर जो है ढाबे पे, गुरुद्वारे में, मस्जिद में, मठ में, इस तरीके से रातें मैंने बिताई हैं। क्योंकि मैं कोरोना की वजह से, क्योंकि हो सकता है मुझे कोरोना हो और सामने वाले को प्रॉब्लम ना हो जाए, इसलिए डिस्टेंस बना रहा था। परंतु जब मैं बैक कॉल करता था जहाँ कहीं भी ठहरा हूँ, तो मैं तीसरे चौथे दिन मैं दोबारा कॉल करता था तो एक जवाब मिलता था कि हम स्वस्थ हैं। तो उससे मुझे कॉन्फिडेंस मिलता चला गया कि भाई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो यूपी के बाद जो है फिर मैंने तय किया, क्योंकि BGVS भारत ज्ञान विज्ञान समिति के जो
जो ऑल इंडिया सेक्रेटरी हैं कासिदा, उनका मुझे कॉल आया कि आप जो है कोरोना से आपको हो सकता है नुकसान ना पहुंचे, परंतु कोई एजुकेशन माफिया या फिर हेल्थ माफिया आपको चोट पहुंचा सकता है, तो इसलिए जागरूक लोगों की आपको मदद लेनी चाहिए रातों को रुकने के लिए। तो मुझे वो आइडिया ठीक लगा। कौन सी संस्थाएं आपके साथ रही? मेरे साथ जो है भारत ज्ञान विज्ञान समिति ने एक सहयोग किया। वो लोगों, चाहे मीटिंगें करवाने की बात हो, चाहे वो रात्रि को ठहराने की बात हो, वो पूरे देश में जो है वो काम करते हैं। इसी तरीके से नवोदय क्रांति परिवार जो टीचर्स का, गवर्नमेंट टीचर्स का एक ऑर्गेनाइजेशन है, उनका मुझे लगातार सहयोग मिलता रहा हौसला बढ़ाने के तौर पे। पेज पे बातचीत करके जो है अपनी बात को पूरे देश में फैलाने के लिए भी उन्होंने मुझे सहयोग किया। इसके अलावा खुदाई खिदमतगार एक संगठन है, उन्होंने भी लगातार जो है मुझे मोटिवेट किया और मैं आगे बढ़ता चला गया। समता सैनिक दल जो, क्योंकि रामफल दैया जी जो जींद से हैं, उन्होंने एक मदद की, उनसे डायलॉग किया, कभी इसी तरीके से कोई आ रहा है तो उन्होंने रात्रि ठहराव का या फिर मोटिवेशन का जो है एक काम किया। और उसके बाद जो है भारतीय कलाकार संघ, वो भी रामफल दैया जी की मदद से उनसे संपर्क हुआ, उन्होंने लगातार मीटिंगें करवाने का। मतलब आप गए हिंदुस्तान में, अपने लोग आपको मिलते रहे ऐसे? जी, स्पॉन्टेनियसली? जी, ऐसे ही जो है लोग मुझे मिलते गए। और पहले आपको हैरानी होगी कि मैं पहली रात तक मुझे नहीं पता था कि अगली रात में कहाँ रुकूंगा या किसके घर रुकूंगा या खुले में रुकूंगा या मैं घर के अंदर रुकूंगा। वो दोपहर होते होते जो है मुझे लोग फ़ोन कर लेते थे कि आज हमारे यहाँ रुकना चाहिए आपको। चलिए विजेंद्र जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और इस तरह का जो विचार एक आदमी के दिमाग में आना ही बहुत बड़ी मुश्किल बात है, और आया तो फिर उसको इम्प्लीमेंट करना ही बहुत मुश्किल बात है। हम जैसे हज़ारों लाखों युवा और रोज़ फिल्में देख के सोचते रहते हैं कि अपनी बाइक उठा के घूमेंगे, और ख़ासकर हम लोग तो यही सोचते हैं कि जो माउंटेन हिली एरिया है, हिमाचल, उत्तराखंड या जम्मू, उस तरफ जाएं। लेकिन आप गए बिहार, मध्य प्रदेश, जिनको आर्थिक रूप से पिछड़ा माना जाता है, उनमें आप गए, वहाँ देखा आपने। तो बातचीत हम ख़त्म करते हैं यहीं। उससे पहले आप एक एक्सपीरियंस सुना दीजिए, बड़ा अच्छा सा, रोमांचक सा, जो आपको कोई कहीं का भी। जी, रोमांचक तो देखिए यही है कि कोरोना काल में जब लोग भाई पे या रिश्तेदार पे विश्वास नहीं कर रहे थे, तब लोगों ने दोनों बाहें फैला करके मेरा स्वागत किया। खुद की आर्थिक हालात ऐसे नहीं कि भाई के नाम है वो उनके घर में अपने बच्चों को वो ठीक जगह पे सुला पाएं, परंतु विजेंद्र को क्योंकि इतनी दूर से आया है और इतना नेक काम कर रहा है, उनके दिलों में ऐसी चीज़ भावना थी, तो उन्होंने बेहतर जो है मुझे रहने के लिए जगहें दी अपने घरों में, अच्छा मुझे खाने को दिया। तो इससे बड़ी बात मुझे कोई लगती नहीं है कि किसी अजनबी जो पता नहीं भांत भांत के लोगों में मिल के आ रहा है, कोरोना का डर है या फिर घर में बेटियां भी हैं या फिर जो है बहुत सारी दिक्कतें भी हैं, उसके बावजूद भी वो दोनों बाहें फैला करके मेरा स्वागत कर रहे हैं, मुझे मिल रहे हैं, मुझे अपने घर में रख रहे हैं। इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। तो इसलिए जो देश में कहा जाता है कि भारत देश जो है वसुधैव कुटुंबकम की जो नीति है उसको अपनाता है, तो वो मुझे इस टूर में लगातार देखने को मिली। जी, तो हिंदुस्तान एक मौज है, और इस मौज को लिया विजेंद्र सिंह ने। जी, बड़ा अच्छा भी लग रहा है और इनसे इंस्पायर भी हो रहे हैं कि हम लोग भी एक बार प्लान बनाएंगे, जाएंगे हिंदुस्तान, घूमेंगे। ये आपको बातचीत कैसी लगी और इसके बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में लिखिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों मित्रों में शेयर करिए। नमस्कार।